गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक। और बच्चे पूछ रहे हैं कि यार सर कितने वीडियोस बनाओगे। तो बेटा पिक्चर तो अभी बाकी है, अभी तो काम शुरू हुआ है। अब मेन मॉडल की तरफ हम लोग आए हैं। मतलब टेक्निकली जो चीजें जेई में, जो चीजें नीट में, जो चीजें आपके स्कूल एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं, उनका एक लार्ज पार्ट अब यहां से शुरू होगा। तो एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, टू बी वेरी प्रिसाइज इन दिस चैप्टर, आप लोगों को किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को अगर क्लियर करना है लाइक जेई और नीट, तो आप लोगों के फिंगर टिप्स पर कैलकुलेशन होना चाहिए C इज इक्वल टू लेमडा इंटू म्यू वाला फॉर्मूला जो हम लोगों ने वेवलेंथ में पढ़ा था। देन आप लोगों को E इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा, प्लैंक्स वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। आप लोगों को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला फॉर्मूला अच्छे तरीके से याद होना चाहिए टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। देन आप लोगों को डी ब्रोगली ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये सब चीजें अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। बोर मॉडल के अंदर आप लोगों को रेडियस का कैलकुलेशन 0.53 वाला n स्क्वायर अपॉन z, आप लोगों को एनर्जी वाला फॉर्मूला जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी देखा था -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो हम लोगों ने पढ़ा था, वेलोसिटी, ये आपको फटाफट निकालते आनी चाहिए। आप लोगों को लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, पास्कन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, लेमन बाल्मर सीरीज, ये सब आनी चाहिए। n ब्रैकेट में n+2 वाला जो फॉर्मूला है डिवाइडेड बाय 2, वो वाला भी आपको फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ वेव्स। देन आप लोगों को वेव नंबर निकालने वाला फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। मतलब देखा जाए तो इतनी सारी चीजें पता होनी चाहिए। और अब हम लोग आज की क्लास में वेव मैकेनिकल मॉडल के अंदर जो हम लोगों ने पिछले क्लास में टॉपिक छोड़ा था वहीं से उठाएंगे एंड वी विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर। नाउ व्हाट आर क्वांटम नंबर्स? क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं? क्वांटम नंबर्स सीधी सरल भाषा में एड्रेस होते हैं। क्या होते हैं? एड्रेस होते हैं, मतलब पता होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, एक बुक खरीदी। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बुक खरीदी, तो जब मैंने बुक खरीदी तो मैंने क्या लिखा? सबसे पहले अपना नाम, मैंने अपना नाम लिखा सबसे पहले, मृत्युंजय पंड्या, मैंने अपना नाम लिखा। नाम लिखने के बाद मैंने मेरा एड्रेस लिखा, XYZ कॉलोनी, इंदौर, रेड जोन, और पिन कोड डाला 453441 जो कि हमारे महू का पिन कोड है। और बाद में मैंने अपनी स्टेट डाली, मध्य प्रदेश, जो कि कहां पर है? इंडिया में मौजूद है, MP इंडिया। लाइकवाइज मैंने अपना एक एड्रेस लिखा। अब जब वो कंपनी वाला जिसको मैंने बुक का ऑर्डर दिया है, जब वो देखेगा तो वो क्या पढ़ना स्टार्ट करेगा? क्या वो मृत्युंजय पंड्या को पढ़ेगा सबसे पहले? तो भैया मृत्युंजय पंड्या नाम के तो बहुत सारे लोग होंगे भारत में। कौन से मृत्युंजय पंड्या ने ऑर्डर करी है? XYZ कॉलोनी वाले मृत्युंजय पंड्या ने ऑर्डर करी है। तो भैया XYZ कॉलोनी भी बहुत सारी हो सकती है। XYZ कॉलोनी कौन सी? इंदौर वाली। तो अब आप सोचो, अगर आप लोगों को कोई सामान डिलीवर करना है तो आप नाम नहीं पढ़ोगे, आप सबसे पहले बोलोगे कि यार ये मैं दिल्ली में बैठा हूं। फॉर एग्जाम्पल बुक दिल्ली से आ रही है, तो जो दिल्ली वाला पर्सन है वो पहले मृत्युंजय पंड्या नहीं पढ़ेगा, वो सबसे पहले पढ़ेगा कि ये कौन से स्टेट में जानी है। वो बोलेगा अच्छा मध्य प्रदेश में जानी है, ठीक है, मध्य प्रदेश में कौन सी डिस्ट्रिक्ट में जानी है? इंदौर डिस्ट्रिक्ट में जानी है, ठीक है। तो पहले वो स्टेट पढ़ेगा, फिर वो डिस्ट्रिक्ट पढ़ेगा, फिर कौन से सिटी में जानी है, पिन कोड से उसको सिटी पर पता चल जाएगी, तो थर्ड वो ये पढ़ेगा। देन फोर्थ, इस सिटी में कौन सी कॉलोनी में? XYZ कॉलोनी में। और XYZ कॉलोनी में भी आकर भी फिर वो मृत्युंजय पंड्या को डिलीवर करेगा। तो आपने सबसे पहले क्या करा? स्टेट देखा। स्टेट मतलब आपने एक लार्जर एस्पेक्ट को देखा। फिर आपने डिस्ट्रिक्ट देखी, तो आप थोड़ा प्रिसाइज हुए
फिर आपने सिटी देखी, आप थोड़ा और प्रिसाइज हुए, फिर आपने कॉलोनी देखी, आप और थोड़ा प्रिसाइज हुए, और फाइनली आपने मृत्युंजय पंड्या को डिलीवर करा, तो आपने एक्यूरेटली उस पर्सन को डिलीवर करा। क्या इतनी बात समझ में आई? सर इतनी कथा क्यों गई, इससे हमारा क्या लेना देना? जिस तरीके से आपने एड्रेस पर मृत्युंजय पंड्या को सामान डिलीवर किया, ठीक उसी तरह एक एटम में इलेक्ट्रॉन के एड्रेस को क्वांटम नंबर बताता है। क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है कि एक इलेक्ट्रॉन का एटम में क्या पोजीशन है, कौन सी लोकेशन है, वो कहां पर सिचुएटेड है, एड्रेस बताता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? जिस तरीके से बुक डिलीवर करने वाला सबसे पहले मध्य प्रदेश को देखता है, मतलब बड़ी लोकेशन को देखता है, ठीक उसी तरह हमारे एटम में भी जो सबसे पहला क्वांटम नंबर हमें स्क्रोडिंजर ने बताया वो था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या था? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय स्मॉल n। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय स्मॉल n। नाउ व्हाट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर टेल्स अस अबाउट that electron is situated, यह हमें क्या बताता है? that electron is situated in which shell, मतलब इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में या कौन से ऑर्बिट में प्रेजेंट है। इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में या कौन से शेल में मौजूद है, ये आपको बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या ये बात समझ में आ रही है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू अगर n इज इक्वल टू 1 है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में मौजूद है? फर्स्ट शेल में मौजूद है। अगर n की वैल्यू 2 होती है तो इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल में मौजूद है। अगर n की वैल्यू 3 होती है तो इलेक्ट्रॉन आपके थर्ड शेल में मौजूद है, एंड लाइकवाइज। क्या ये बात आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही है? क्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अंदर किसी भी तरीके का कोई डाउट? पक्की बात। एक बात हम लोग सब ध्यान रखेंगे कि जो आपका n इज इक्वल टू 1 शेल होता है, इस शेल की एनर्जी हमेशा कम रहेगी एज कंपेयर टू n इज इक्वल टू 2 शेल। तो अगर आप लोग यहां पर एनर्जी की बात करें तो एनर्जी ऑफ फर्स्ट शेल इज लेस देन सेकेंड, सेकेंड की एनर्जी थर्ड से कम होगी, थर्ड की एनर्जी फोर्थ से कम होगी, एंड लाइकवाइज। हम लोग पढ़ भी चुके हैं कि जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं एनर्जी बढ़ना चालू हो जाती है। क्या ये चीज क्लियर हो रही है? सिमिलरली अगर हम लोग साइज की भी बात करें तो साइज के अंदर भी सेम फैक्टर रहेगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 वाला जो शेल है इसका साइज छोटा होगा एज कंपेयर टू सेकेंड, सेकेंड का साइज छोटा होगा एज कंपेयर टू 3, थर्ड का साइज छोटा होगा एज कंपेयर टू 4 एंड सो ऑन। तो क्या आप लोगों को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अच्छे तरीके से समझ में आ गया? व्हाट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में मौजूद है, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का शॉर्ट फॉर्म होता है n। क्या ये बात समझ में आ रही है? इतना देखें, ठीक है, देख लिया ये। अच्छा, हम लोग ये सब जानते हैं कि फर्स्ट शेल को के शेल बोलते हैं, एल शेल, के एल, एम शेल, देन उसके बाद एन शेल आ जाएगा। कब? जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 हो जाएगा, आप लोग फोर्थ शेल में आ जाएंगे, लाइकवाइज। ठीक है, चलिए, तो यहां पर अपना फर्स्ट क्वांटम नंबर खत्म होता है। क्वांटम नंबर फर्स्ट आप लोगों को किसी भी शेल की एनर्जी, किसी भी शेल के साइज के बारे में बता देगा। अब हम लोग सब जानते हैं कि शेल के अंदर ही सब शेल होता है, तो जब शेल बड़ा है तो नो डाउट उसका सब शेल भी बड़ा होगा। जब शेल की ही एनर्जी ज्यादा है तो सब शेल की एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो अब हम लोगों को सब शेल के अंदर किसी भी तरीके की एनर्जी और साइज को नहीं देखना है, वो जिस शेल के अंदर मौजूद होगा वैसे ही उसकी एनर्जी और साइज होगी। तो यहां पर हम लोग फर्स्ट क्वांटम नंबर समझ गए हैं, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n से डिनोट किया जाता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मतलब होता है आपको बताएगा शेल, इलेक्ट्रॉन किस शेल में मौजूद है।
second quantum number is called as azimuthal quantum number denoted by small l. Azimuthal quantum number denoted by small l. Now what is azimuthal quantum number? हम लोग सब जानते हैं कि शेल के अंदर सब शेल मौजूद होते हैं, तो अजीमुथल क्वांटम नंबर का यही काम है, अजीमुथल क्वांटम नंबर का यही काम है कि ये आपको बताएगा दैट इट टेल्स अस अबाउट द सब शेल, इट टेल्स अस अबाउट द सब शेल, ये आपको सब शेल की इंफॉर्मेशन देगा इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। क्या ये बात समझ में आई? व्हाट डू यू मीन बाय अजीमुथल क्वांटम नंबर? अजीमुथल क्वांटम नंबर का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में मौजूद है। मतलब आप देखो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से भी ज्यादा स्पेसिफिक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, एक बिल्डिंग है, अपने पास में एक बिल्डिंग है, ठीक है। एक बिल्डिंग कुछ इस प्रकार है, यह बिल्डिंग का फर्स्ट फ्लोर है और यह बिल्डिंग का सेकेंड फ्लोर है। फर्स्ट फ्लोर के अंदर एक बड़ा सा हॉल है, लेकिन सेकेंड फ्लोर के अंदर दो कमरे हैं, यह रूम नंबर 1 है और यह रूम नंबर 2 है। समझ में आ रही बात? अब अगर इलेक्ट्रॉन या फॉर एग्जाम्पल कोई एक पर्सन अगर फर्स्ट फ्लोर पर है, तो मैं आपको बोल दूंगा कि भैया वो जिस इंसान को आप ढूंढ रहे हो वो फर्स्ट फ्लोर पे छिपा है, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पे एक बड़ा सा कमरा है, आप उस कमरे में घुसोगे आपको दिख जाएगा। लेकिन सेकेंड फ्लोर पर अगर ये पर्सन छुपा है और मैं आपको बोल दूं कि जाइए वो पर्सन सेकेंड फ्लोर पर छुपा है, तो क्या आप उसे ढूंढ पाएंगे? आपको उसको ढूंढने में समय लगेगा, क्योंकि वहां पर दो अलग अलग कमरे हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको फ्लोर के बारे में बता देता है कि बिल्डिंग के कौन से फ्लोर पर एक इंसान छुपा है, लेकिन अजीमुथल क्वांटम नंबर आपको बताता है कि वो किस बिल्डिंग के किस फ्लोर पे छुपा है। ये तो पता चलता ही चलता है, लेकिन साथ ही साथ वो और स्पेसिफिक होकर बताता है कि वो कौन से रूम में छुपा है। तो लेट्स से वो इंसान रूम नंबर 1 में छुपा है, तो अजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बोलेगा? ये पर्सन सेकेंड फ्लोर के रूम नंबर 1 में छुपा है। तो देखो इसकी इंफॉर्मेशन और प्रिसाइज हुई कि नहीं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में तो क्या बोल के हाथ ऊंचे कर लिया, वो सेकेंड फ्लोर पे छुपा और भाग गया, सेकेंड फ्लोर पे तुम ढूंढते रहो। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? ठीक उसी तरह हमारे पास इस बिल्डिंग में अगर मान लो थर्ड फ्लोर भी है, तो इस थर्ड फ्लोर के अंदर क्या है? टोटल 1, 2 और 3 रूम है, रूम नंबर 1, रूम नंबर 2, रूम नंबर 3। अब अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ ये इंसान कहां छुपा है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बोल देगा? थर्ड फ्लोर पे। परेशान हो गए, थर्ड फ्लोर पे तो 3 कमरे, कहां कहां ढूंढोगे? तो अजीमुथल बोलेगा कि वो इंसान थर्ड फ्लोर के रूम नंबर 1 पे छुपा है। तो आप लोगों को मिल गई ना स्पेसिफिक पोजीशन। क्या बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? वेरी गुड। तो अजीमुथल क्वांटम नंबर का मतलब होता है, ये आपको बताता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से शेल के कौन से सब शेल में मौजूद है। इज दैट वेरी मच क्लियर टू यू? कोई परेशानी? चलिए, नाउ हाउ विल यू फाइंड अजीमुथल क्वांटम नंबर? अजीमुथल क्वांटम नंबर को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है n-1। अजीमुथल क्वांटम नंबर को फाइंड आउट करने का तरीका क्या होता है? n-1। नाउ कानों को, आंखों को, दिमाग को फोकस करो मेरी तरफ। मैं क्या बोलने जा रहा हूं बड़े गौर से सुनना। L की वैल्यू इस फॉर्मूले से निकलेगी, लेकिन मैं L को रिप्रेजेंट कैसे करूंगा इस बात पर नजर दो। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अजीमुथल क्वांटम नंबर इज 0 to L। अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू निकालने के साथ साथ यू मस्ट नो हाउ टू रिप्रेजेंट द अजीमुथल क्वांटम नंबर। इस अजीमुथल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करना है
यही इंपॉर्टेंट बात है। कैसे सीखते हैं? अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में मौजूद है, मतलब उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, तो उसके लिए अजीमुथल क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा? 1 - 1 दैट इज 0। तो अजीमुथल क्वांटम नंबर इसका 0 हो गया। तो रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा यहां पर अजीमुथल क्वांटम नंबर का? 0। समझ में आ रही बात? अभी और समझाता हूं। अगर इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल में मौजूद है तो अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 - 1 दैट इज 1, यानी अजीमुथल क्वांटम नंबर 1 होगा। लेकिन क्या मैं इस वैल्यू का इस्तेमाल करूंगा? नहीं, मैं उसकी रिप्रेजेंटेशन वाली वैल्यू का इस्तेमाल करूंगा। नाउ 1 को आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे? 0 to L रिप्रेजेंटेशन कैसे करा? 0 to L, L की वैल्यू क्या है? 1। तो यहां पर 1 आया, लेकिन 0 से 1, 0 से 1 तक, तो 0 से 1 तक दो वैल्यू आती है, एक आती है 0 और एक आती है 1। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? और एक एग्जांपल करके देखते हैं। n की वैल्यू 3, तो अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 - 1 इज 2। तो इसके लिए रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा? 0 to 2। तो 0 से 2 के बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं? एक तो 0 खुद, फिर एक 1 और एक फिर 2। तो आपने यहां पर 3 रिप्रेजेंटेशन करे। एक एग्जांपल और करके देखो। n = 4, तो अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 4 - 1 3। तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखोगे आप? 0 to 3, तो 0 फिर 1 फिर 2 एंड 3। तो ये हो गया 0 से लेकर 3 तक, यानी आपने फर्स्ट और लास्ट डिजिट के बीच में जो डिजिट आ रही है वो सब लिखना जरूरी है। अब सर इन वैल्यूज का मतलब क्या है? वॉट डू यू मीन बाय दिस वैल्यू? या ये वैल्यू क्या सिग्निफाई करती है? बच्चों ये कोई न्यूमेरिकल वैल्यू सिग्निफाई नहीं करती है। इस 0 से, मतलब इस 0 से 1 का या 0 से 2 का या 0 से 3 का क्या सिग्निफिकेंस है? हम लोग सब जानते हैं अजीमुथल क्वांटम नंबर हमें सबशेल्स के बारे में बताता है। तो इसका मतलब यह है कि फर्स्ट शेल पर देयर इज नो सबशेल, या नो सबशेल की जगह में बोलना चाहिए ओनली 1 सबशेल। सिर्फ एक सबशेल है और उस सबशेल का नंबर क्या है? 0। यहां पर 0 का मतलब मैथमेटिक्स वाला 0 नहीं है प्यारे बच्चों, ध्यान रखना। यहां पर आपके 0 का मतलब वो मैथमेटिकल 0 नहीं है। ये नंबर 1 सबशेल को, जो फर्स्ट सबशेल होता है, ये उसको डिनोट करता है, ये उसका साइन है। समझ आ रही है बात आपको? 0 का मतलब मैथमेटिकल 0 नहीं कि कोई सबशेल नहीं होगा, नहीं नहीं नहीं, एक सबशेल होगा और उस सबशेल का रिप्रेजेंटेशन क्या है? 0 से। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? जैसे अपन होल नंबर बोलते ना, वो 0 से शुरू होते हैं, वैसे सेकेंड फ्लोर पे सेकेंड शेल में एक 0 और एक 1, दो अलग अलग डिजिट्स मिल रही है। इसका मतलब यहां पर आपको 2 सबशेल्स मिलेंगे। तो सेकेंड फ्लोर पर 2 सबशेल्स मौजूद हैं, एक 0 नंबर वाला और एक 1 वाला। फिर थर्ड फ्लोर पर, थर्ड शेल पर 0 भी है, 1 भी है और 2 भी है। तो इन थर्ड शेल देयर आर 3 सबशेल्स। आपको यहां पर कितने सबशेल्स मिल रहे हैं? 3 सबशेल्स मिल रहे हैं। एंड शेल नंबर 4 पर आपको यहां पर 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है एंड 3 भी है। तो देयर आर 4 सब शेल्स। तो रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है? रिप्रेजेंटेशन आपको काउंट करने में मदद करता है कि कितने सबशेल मौजूद है। जरा देखो इसको, आ रहा है? समझ में आ रही है बात? तो अब आप लोगों को अजीमुथल क्वांटम नंबर में 2 चीजों का खासा ख्याल रखना है। पहले तो L की वैल्यू निकालो और L की वैल्यू निकलने के बाद उसे 0 से L में रख कर देखो। तो जब L की वैल्यू 3 आई
तो यहां पर आपका काम खत्म नहीं हो गया। ऐसा मत बोल देना कि सर अजीमुथल क्वांटम नंबर 3 हो गया तो 3 सब शेल है, हाथ ऊंचे करे और भाग गए। इस 3 को रिप्रेजेंटेशन में रखो, 0 to L में रखो, तो 0 1 2 एंड 3 कितनी डिजिट्स हो गई, 1 2 3 एंड 4, तो टोटल नंबर ऑफ सबशेल कितने हो गए, 4। अब एक बात समझो, फर्स्ट शेल पर सिर्फ एक सबशेल है जिसको हमने 0 से रिप्रेजेंट करा। सेकेंड सबशेल पर सेकेंड शेल पर भी आपको 0 नाम का सबशेल मिला, थर्ड शेल पर भी आपको 0 नाम का सबशेल मिला, और फोर्थ शेल पर भी आपको 0 नाम का सबशेल मिला। मतलब ये 0 नाम का सबशेल हर जगह कॉमन है, हर जगह कॉमन है। और बच्चों इस बात को ध्यान रखना, मैं थोड़ा सा क्या रब करूं आप बताओ, मैं डेफिनेशन रब कर देता हूं और यहां पर लिख देता हूं आप लोगों के लिए। हमेशा ध्यान रखना, जब भी अजीमुथल क्वांटम नंबर 0 होता है इसका मतलब आप एस सब शेल की बात कर रहे हो। क्या आप लोग इस एस सब शेल को जानते हैं जो सोमरफील्ड ने सिखाया था? शार्प स्पेक्ट्रम मिल रहा था हमें, शार्प लाइन स्पेक्ट्रम मिल रहा था, याद है? तो अजीमुथल क्वांटम नंबर 0 होने का मतलब एस सब शेल। अब आप देखो, फर्स्ट शेल में हो, सेकेंड शेल में हो, थर्ड शेल में हो या फोर्थ शेल में हो, सब में आप लोगों को एस सब शेल दिखाई देगा, सब में आपको एस सब शेल दिखाई देगा। आ रही है बात समझ में? अगर L की वैल्यू 1 होती है, अब L की वैल्यू 1 कहां है? आपको L की वैल्यू 1 सेकेंड शेल में दिख रही है, फर्स्ट में नहीं है, फर्स्ट में नहीं है। मतलब फर्स्ट शेल पर सिर्फ एक ही सब शेल होगा और वो कौन सा होगा? एस सब शेल। सिर्फ कौन सा शेल होगा? एस सब शेल। लेकिन जब आप सेकेंड लेवल पर आते हो, सेकेंड ऑर्बिट पर आते हो, सेकेंड शेल पर आते हो, तो आपको 0 भी मिलता है, 1 भी मिलता है। अब ये 1 आपको थर्ड में भी मिल रहा है और यही 1 आपको फोर्थ शेल में भी मिल रहा है। मतलब सेकेंड, थर्ड और फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में, सेवेंथ में आगे बढ़ते जाओ, 0 के साथ साथ मतलब एस सब शेल के साथ साथ एक और सब शेल कॉमन आने लगा और इसे बोला जाता है पी सब शेल। कौन सा सब शेल? पी सब शेल। क्या सोमरफील्ड का एक्सपेरिमेंट याद है? सोमरफील्ड ने पी को क्या बोला था? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब वो जो फर्स्ट लाइन निकल रही थी शार्प वाली, उसके अलावा जितनी भी स्पेक्ट्रम मिले सब में कॉमन था, इसीलिए प्रिंसिपल नाम दे दिया। तो देखो ये लाइन इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। मतलब अब हर शेल में, सेकेंड शेल के बाद हर शेल में आपको एस के साथ साथ अब पी भी मिलेगा, लेकिन एस फर्स्ट से लेकर सब में मिलेगा, पी सेकेंड से सब में मिलेगा। फिर आप देखो अजीमुथल क्वांटम नंबर 2 की अगर बात करें तो ये फर्स्ट टाइम आपको थर्ड में दिख रहा है, लेकिन अब ये फोर्थ में भी है, फिर ये फिफ्थ में भी आएगा, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ एंड सो ऑन। तो यहां पर L इज इक्वल टू 2, अजीमुथल क्वांटम नंबर 2 हमेशा डी सब शेल को रिप्रेजेंट करेगा। डिस्क्रीट सब शेल को आप लोग सब जानते हैं, डिस्क्रीट सब शेल का मतलब क्या होता है। और जब आप फोर्थ शेल पे आते तो आपको अजीमुथल क्वांटम नंबर 3 मिल रहा है, जो 3 के बाद सब में मिलेगा, जिसको बोलते हैं एफ सब शेल, यानी कि फंडामेंटल सब शेल। तो बच्चों आप लोगों को अजीमुथल क्वांटम नंबर के अंदर L इज इक्वल टू 0 यानी S, L इज इक्वल टू 1 यानी कि P, L इज इक्वल टू 2 यानी कि D एंड L इज इक्वल टू 3 यानी कि F, ये याद रखना होगा। और इन वैल्यूज का इससे कोई लेना देना नहीं है। मतलब ये मत सोच लेना कि फोर्थ शेल में अजीमुथल की वैल्यू 3 है, मतलब यहां पर फोर्थ शेल में सिर्फ F सब शेल दिखेगा, नहीं। ये जो L की वैल्यू लिखी है ये रिप्रेजेंटेशन वाली वैल्यू है। तो रिप्रेजेंटेशन में अगर L की वैल्यू 0 है तो S, L की वैल्यू 0 है तो S, L की वैल्यू 0 है तो S, L की वैल्यू 0 है तो S। मतलब हर शेल में
जीरो अजीमुथल मिलेगा, लेकिन वो कब, जब आप रिप्रेजेंट करोगे। डायरेक्ट एल की वैल्यू निकाल कर मत बैठ जाना, एल की वैल्यू निकालने के बाद उसके रिप्रेजेंटेशन का मेजर रोल है। आपको उसके रिप्रेजेंटेशन को ध्यान में रख के ये जो वैल्यूज लिखी है ये रिप्रेजेंटेशन से आई है। इस बात को अच्छे तरीके से दिमाग में बैठा लेना, बहुत कंफ्यूजन होता है, बच्चे पिछली बार बहुत कंफ्यूज हुए थे, इसलिए इस बार मैंने इतना जोर देकर इसको पढ़ा रहा हूं, प्लीज इसको नोट करें। अजीमुथल के बाद हमारा थर्ड क्वांटम नंबर जो आ रहा है दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। So the third quantum number is magnetic quantum number, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल m से। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर खामोश। तो क्या होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 90%। पिछले वीडियो में क्या सिखाया था? एक ऐसा एरिया जिसमें इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना 90% होती है, उसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल। तो अब ध्यान रखना, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है? इट शोज दैट इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन विच ऑर्बिटल, मतलब किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड। और इसका मतलब क्या होता है? एन एरिया इन एटम, एन एरिया इन एटम वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर 90%, वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 90%, इसको ऑर्बिटल बोलते हैं। एक बात इस ऑर्बिटल की ओर ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन वन ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी एकोमोडेटेड, यानी एक ऑर्बिटल के अंदर मात्र सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही रखे जा सकते हैं, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रखे जा सकते। कुछ भी हो जाए, खाली होगा तो 0 या 1 या 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कभी नहीं आएंगे। तो अब आप एक बात देखो, एटम में सबसे बड़ा क्या? शेल। शेल के अंदर क्या? सब शेल। और सब शेल के अंदर भी कुछ है, और वो क्या है? वो है आपके ऑर्बिटल्स। शेल को ही क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। तो आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ रहा है? ऑर्बिट मतलब एनर्जी लेवल, एंड ऑर्बिटल मतलब एक ऐसा छोटा सा एरिया, एक ऑर्बिट के अंदर का, ऑर्बिट के ही अंदर का एक छोटा सा एरिया जिसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही रखे जा सकते हैं, या एक ऐसा एरिया जिसमें इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना 90% है। ये 90% का मतलब ये मत सोचना कि एक एटम में अगर सर 10 इलेक्ट्रॉन है तो उस ऑर्बिटल के अंदर टोटल 9 इलेक्ट्रॉन मिलने चाहिए। ऐसे मैंने आपको बोला था, ऐसे बहुत सारे ऑर्बिटल्स आएंगे, ऐसे बहुत सारे ऑर्बिटल्स आएंगे, और अभी अपन उस चीज को देखने भी वाले हैं। तो क्या ये वाला फंडा समझ में आ गया? ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो एक ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसको मैं रब करूंगा, आई गेस आप लोगों ने लिख लिया होगा, अगर नहीं तो प्लीज इसको लिख लीजिएगा। नाउ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकालने का तरीका होता है 2l + 1। क्या तरीका होता है? 2l + 1। दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर n की वैल्यू 1 है तो अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू हो जाएगी 0, रिप्रेजेंटेशन भी इसका हो जाएगा 0। तो यहां पर मैं स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंटेशन लिख रहा हूं, दैट इज 0। और हम लोग सब जानते हैं 0 का मतलब कौन सा शेल? S सब शेल। इसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा? L की वैल्यू 0 या रिप्रेजेंटेशन की वैल्यू रखनी है। यहां पर भी अजीमुथल में वो जो रिप्रेजेंटेशन किया था उसकी वैल्यू रखना, ये रखना रिप्रेजेंटेशन वाली 0। तो m की वैल्यू क्या है? 2 × 0 0 + 1 1।
m की वैल्यू क्या आई 1। मतलब इस बात का ये मतलब है कि फर्स्ट शेल में सिर्फ एक सब शेल होता है और इस एक सब शेल में भी सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है। और अब एक बात ध्यान रखना, क्योंकि ये ऑर्बिटल का नाम सबशेल के नाम पर ही रखा जाता है, लेकिन सबशेल के नाम के साथ में वो कौन से एक्सिस पर है, एक्स पर है, वाई पर है या जेड पर है, ये बताया जाता है। तो क्योंकि एस ऑर्बिटल का बेटा कोई एक्सिस नहीं होता, वो स्फेरिकल शेप का होता है, उसका कोई एक्सिस नहीं होता, इसलिए हम लोग इसे एस ऑर्बिटल ही कहकर छोड़ देते हैं। तो फर्स्ट शेल में सिर्फ एक ही सबशेल होता है जिसको बोलते हैं एस सबशेल, और एस सबशेल में भी सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है जिसको क्या बोलते हैं एस ऑर्बिटल। आगे चलते हैं। अजीमुथल क्वांटम नंबर अगर शेल नंबर 2 है तो इसके लिए अजीमुथल क्वांटम नंबर 1 होगा, लेकिन रिप्रेजेंट तो ऐसा नहीं करना है, रिप्रेजेंट तो करना है 0,1। तो इसको मैं ऐसा ना लिखते हुए ऐसा लिखूंगा। अजीमुथल क्वांटम नंबर के लिए एक अजीमुथल क्वांटम नंबर 0 होगा और दूसरा अजीमुथल क्वांटम नंबर 1 होगा। आप इसको रिप्रेजेंट 0 to L करते हैं तो 0 to L यानी 0 and 1। तो यहां पर आपको दो सबशेल दिख रहे हैं, एक S सबशेल और एक P सबशेल। अब ये जो M की वैल्यू है प्यारे बच्चों, यहां पर 2 M की वैल्यू मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहां पर आपके पास में 2। तो यहां पर अब हम लोग M कैसे निकालेंगे, देखिए M इज इक्वल टू, अब देखो बच्चों यहां पर क्या होगा, क्योंकि सेकेंड शेल में अजीमुथल क्वांटम नंबर 1 आ रहा है और हम लोगों ने यहां पर 0 और 1 अजीमुथल क्वांटम नंबर का रिप्रेजेंटेशन लिखा है। और हम लोग सब ये जानते हैं कि जब भी अजीमुथल क्वांटम नंबर को 0 से रिप्रेजेंट किया जाएगा, आई रिपीट अगेन एंड अगेन, L की वैल्यू 1 आना हमें यह बताती है कि आपके पास दो प्रकार के अजीमुथल क्वांटम नंबर हैं। L की वैल्यू 1 आने का मतलब है आपके पास में दो टाइप के अजीमुथल क्वांटम नंबर हैं जिन्हें आप रिप्रेजेंट करेंगे 0 to L यानी 0 to 1, क्योंकि अभी L की वैल्यू 1 है तो 0 and 1, वेयर जब जब अजीमुथल क्वांटम नंबर को आप 0 से रिप्रेजेंट करेंगे आपको मिलेगा S सब शेल या S सब ऑर्बिट और 1 P सब ऑर्बिट बताएगा। तो अब ये जो हम लोग M की वैल्यू निकालते हैं प्यारे बच्चों, ये हम लोग जो M की वैल्यू निकालते हैं ये निकालते हैं इस फॉर्मूले से 2L + 1 से। जब L की वैल्यू 0 है तो यहां पर L में मैंने ये L नहीं रखा, मैंने ये वाला L रखा। मतलब हम लोग हमेशा ये जो रिप्रेजेंट करते हैं इस रिप्रेजेंटेशन वाले L की वैल्यू रखी जाती है। तो जब मैं यहां पर 2 × 0 + 1 करूंगा तो यहां पर मेरे पास में एक्चुअली दो केस बनेंगे। पहला केस बनेगा M इज इक्वल टू 1, क्योंकि यहां पर अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 है तो 2 × 0 0 + 1 1। और दूसरा केस मेरे पास में बनेगा L की वैल्यू 1 है, यहां वाले अजीमुथल में ये सेकेंड शेल में L की वैल्यू 1 आई तो 2 × 1 2 2 + 1 3। तो यहां पर आपको वैल्यू मिली प्यारे बच्चों 3। तो अब यहां पर एक केस और डिस्कस करेंगे। यहां पर आप लोग देख सकते हो मैंने लिखा हुआ है, अब जब आपके पास में M की वैल्यूज आती है तो अगेन जिस प्रकार आपके पास में L की वैल्यू आती है और L की वैल्यू आने से ज्यादा इंपॉर्टेंट उसका रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक उसी तरह यहां पर ये जो M की वैल्यू आई है इस M की वैल्यू का रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट होता है। तो अब आप M की वैल्यू को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, देखो आपके पास में M की वैल्यू आ गई 3। अब इस M को मैं रिप्रेजेंट कैसे करूंगा, -L2 + L। क्या बोला मैंने, -L2 + L। ना व्हाट इज -L, यहां वाले केस में तो L की वैल्यू 0 है तो यहां पर M का रिप्रेजेंटेशन भी 0 ही हो जाएगा, क्योंकि L की वैल्यू 0 है तो क्या माइनस क्या प्लस, तो ये 0 हो गया। और हम लोग सब जानते हैं कि अगर M इज इक्वल टू 0 होता है, हम लोग सब जानते हैं कि अगर
m का रिप्रेजेंटेशन 0 होता है। दिस 0 मींस m का रिप्रेजेंटेशन जो यहां से आया है, m की वैल्यू 1 आ गई। m की वैल्यू 1 आने का मतलब है कि आपके s सब शेल में सिर्फ 1 ऑर्बिटल है, सिर्फ 1 ऑर्बिटल है, और उस 1 ऑर्बिटल का रिप्रेजेंटेशन कहां से होगा, m इज इक्वल टू 0 से। जिस प्रकार l इज इक्वल टू 0 s सब शेल को बताता है, l इज इक्वल टू 1 p सब शेल को बताता है, ठीक उसी तरह m इज इक्वल टू 0 s ऑर्बिटल को बताएगा। मतलब कि सेकेंड शेल में s सब शेल के अंदर s ऑर्बिटल पाया जाता है। क्या यह बात समझ में आ रही है? अब जरा m की वैल्यू 3 को देखें। अब यहां पर दिस 3 मींस यहां पर आपके पास में 3 ऑर्बिटल्स हैं। m इज इक्वल टू 3 का मतलब है आपके पास में 3 ऑर्बिटल है। तो यहां से जो बच्चों वैल्यू निकलती है, इट टेल्स यू नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। यह आपको बताएगी कि आपके पास में कितने ऑर्बिटल्स हैं। और इस m की वैल्यू से -l टू +l इस रिप्रेजेंटेशन से आपको पता चलेगा कि आप इन ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हो, आप इसे रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हो। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं ये एक 3 डायमेंशनल मॉडल है। 3 डायमेंशनल मॉडल में कुछ चीजें x एक्सिस पर होंगी, कुछ y पर होंगी, कुछ z पर होंगी। तो अब ये 3 ऑर्बिटल कैसे एटम के अंदर मौजूद होंगे वो हमें बताएगा इस m की वैल्यू। अब इस m की वैल्यू की 3 है, मतलब 3 ऑर्बिटल है, और यहां पर अजीमुथल क्वांटम नंबर 1 है। तो यहां पर -l टू +l को मैं कैसे लिखूंगा, देखो -1, क्योंकि अजीमुथल क्वांटम नंबर 1 है इसलिए -1। फिर -1 के बाद कौन आता है, 0, और 0 के बाद कौन आता है, +1। तो आप यहां पर देखो m की वैल्यू 3 होने का मतलब है एक ऑर्बिटल ये, एक ऑर्बिटल ये, और एक ऑर्बिटल ये। हम इस -1 को px ऑर्बिटल नाम देंगे, इस 0 ऑर्बिटल को py नाम देंगे, और इस +1 को हम लोग pz ऑर्बिटल देंगे। तो टोटल आपके पास में यहां पर 3 ऑर्बिटल्स हैं, px, py एंड pz ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट। क्या ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ रही है प्यारे बच्चों? तो सेकेंड शेल में 2 सबशेल, पहला सबशेल का नाम s सबशेल, s सबशेल में सिर्फ s ऑर्बिटल। सेकेंड शेल पे सेकेंड सबशेल जिसका नाम है p सबशेल, p सबशेल के अंदर 3 ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं। देयरफॉर यहां पर आप देखेंगे कि सेकेंड सबशेल में, सॉरी सेकेंड शेल पर आपको 4 ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं। 4 ऑर्बिटल्स कौन कौन से मिल रहे हैं, s ऑर्बिटल, px ऑर्बिटल, py ऑर्बिटल एंड pz ऑर्बिटल। क्या ये बात समझ में आ रही है? जल्दी से इतना नोट करो, फिर n की वैल्यू 3 रखकर हम लोग यहां पर चीज को समझेंगे। फटाफट से इतना नोट करो, ठीक है? नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, किसी भी तरीके की कोई परेशानी तो नहीं? चलिए आगे चलते हैं। हम लोगों ने देख लिया कि फर्स्ट शेल पर अजीमुथल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर से हम लोगों ने निकाला मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और यह पाया कि फर्स्ट शेल के अंदर एक ही सबशेल होता है और उसके अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है। क्योंकि s ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, हम उसके आगे कोई एक्सिस नहीं लिखते, इसलिए सिंपल s ऑर्बिटल लिख के छोड़ दिया। लेकिन px, py, pz अलग अलग ऑर्बिटल्स, अलग अलग एक्सिस पर होने की वजह से px, py, pz लिखना पड़ा। नाउ n की वैल्यू 3, मतलब अब आप कौन से शेल पर हो, थर्ड शेल पर हो। तो बताइए इसका अजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होगा, n-1। तो इसका अजीमुथल क्वांटम नंबर हो गया 2। लेकिन क्या आप सिर्फ 2 लिखकर छोड़ दोगे? नहीं, अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू से ज्यादा उसका रिप्रेजेंटेशन जरूरी है। और अजीमुथल क्वांटम नंबर का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, 0 to l। तो 0 to l के हिसाब से 0, 1 एंड फाइनली l की वैल्यू क्या है, 2। सो 2 निकाले मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। सो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पहले वाले केस के लिए 2 इंटू 0 प्लस 1 यानी 1, दूसरे केस के लिए 2 इंटू 1 प्लस 1 3, और अब इस वाले केस के लिए 2 इंटू 2, एल की वैल्यू क्या है 2,
सो 2 2 जा 4, 4 + 1 5, तो m की वैल्यू यहां पर क्या हो गई 5। अब आप खुद ही समझ जाओ कि m की वैल्यू 1 होने का मतलब है ओनली 1 ऑर्बिटल। अच्छा, m का रिप्रेजेंटेशन क्या है -l टू +l, तो यहां पर तो l की वैल्यू 0 है, तो ये हो गया 0। यहां पर l की वैल्यू 1 होने का मतलब क्या है -1 0 और +1। अब यहां देखिए आप, यहां पर m 5 है, मतलब यहां पर कितने ऑर्बिटल्स है 5 ऑर्बिटल। जिस प्रकार यहां पर m की वैल्यू 1 थी तो सिर्फ एक ऑर्बिटल मिला s ऑर्बिटल, जिसको हम हमेशा 0 से डिनोट करेंगे। यहां पर m की वैल्यू 3 मिली, तो आपके पास में 3 ऑर्बिटल्स आए px py pz। अच्छा, कुछ बच्चे ये क्वेश्चन खड़ा कर सकते हैं कि सर यहां पर आप 0 को py बोल रहे हो, यहां पर 0 को px बोल रहे हो। नहीं, जो इस तरीके से आएगा -1 +1 के बीच वाला जो 0 आएगा वो p ऑर्बिटल या d ऑर्बिटल में जाएगा, लेकिन जो अकेला 0 आएगा, सिर्फ अकेला, उसके अलावा और कोई नंबर नहीं, वो s कहलाएगा। अब यहां पर 5 होने का मतलब है कितने ऑर्बिटल्स होने चाहिए 5 ऑर्बिटल्स होने चाहिए। देयरफॉर थर्ड सब शेल के अंदर, यानी आपका जो डी सब शेल है, जो आपका डी सब शेल है प्यारे बच्चों, उसके अंदर देयर आर 5 ऑर्बिटल्स। अब इन ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, हाउ विल यू रिप्रेजेंट, तो -l से +l, l की वैल्यू क्या है 2, सो -2 -1 0 +1 +2। देखो आ गए सारे, गिन लो नंबर कितने हो रहे 1 2 3 4 5, ये भी 5 ये भी 5। इनके नाम क्या होंगे, इसको बोलेंगे dxy, यानी एक ऑर्बिटल xy एक्सिस पर होगा, dyz एक ऑर्बिटल yz एक्सिस पर होगा, dzx यानी एक ऑर्बिटल zx एक्सिस पर होगा, dx स्क्वायर -y स्क्वायर यानी एक ऑर्बिटल पूरा x को कवर करेगा और पूरा y को कवर करेगा। इसका जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तब क्लियर होगा। और इस +2 का मतलब होता है dz स्क्वायर। तो ये 5 ऑर्बिटल्स आपके यहां पर इस तरीके से प्रेजेंट होंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को, क्या इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई डाउट, ठीक है। अभी आप लोगों का टास्क है या आप लोगों का होमवर्क है, आप n = 4 के लिए अजीमुतल क्वांटम नंबर निकालें और सारे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकालेंगे और आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताएंगे क्या वैल्यू आई, ठीक है। बताना जरूर, ये आप लोगों को मैंने बहुत अच्छे समझाया, तो इतना देख लो, फिर आगे चलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर की तरफ। प्लीज हैव अ लुक। हो गया। तो यहां पर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर खत्म करने के बाद अब हम लोग यहां पर आगे चलेंगे, जो बहुत टाइम के बाद पता चला, दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। जैसा मैंने आप लोगों को कुछ देर पहले ही बताया है कि जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें बताता है कि एक एटम के अंदर जो शेल है, शेल के अंदर जो सब शेल है, उस सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होंगे, यही बताता है ना। और ये भी हम लोगों ने पता लगाया था, ये बात हम लोग सब जानेंगे कि एक ऑर्बिटल के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं, वो भी मैक्सिमम। मिनिमम 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। 2 से ज्यादा ऑर्बिटल आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेंगे। समझ आ रही है बात, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। चलिए, तो चौथा क्वांटम नंबर इज द स्पिन क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय s। नाउ प्यारे से छोटे से मेरे बच्चों समझो बात को। लेट्स से ये है आपका न्यूक्लियस, दिस इज योर न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस को अगर आप ध्यान से देखें तो लेट्स से ये एक एक्सिस जा रहा है। अब एक इलेक्ट्रॉन यहां पर मौजूद है, दिस इज 1 इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज सेकेंड इलेक्ट्रॉन। मतलब आप लोग ये समझ गए कि मैं यहां पर सिर्फ एक ऑर्बिटल की बात कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली 1 ऑर्बिटल। मैं पूरे एटम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कोई भी एक ऑर्बिटल की बात कर रहा हूं और उस एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन मैंने रख दिए। क्या मैं शेल की बात कर रहा हूं? नहीं, शेल तो सर बहुत बड़ी चीज है। तो क्या मैं सब शेल की बात कर रहा हूं? नहीं सर, शेल के अंदर सब शेल हो सकते हैं, पर वो भी काफी बड़ी चीज है। तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं स्पेसिफिकली एक ऑर्बिटल की बात कर रहा हूं जो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई कर सकता है। मतलब ये क्वांटम नंबर कैसे होगा?
ये एक बिल्डिंग की तरह हो गए, क्वांटम नंबर एक बिल्डिंग की तरह हो गए। जिस बिल्डिंग में आप यहां से एंटर कर रहे हो, एक बिल्डिंग में आपने यहां से गेट में से एंटर करा, तो आपकी नजर पड़ी फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे आपने देखा पूरा एक बड़ा सा हॉल है, एक बहुत बड़ा सा हॉल है, और इस हॉल के अंदर 2 कुर्सियां रखी हुई है। इस हॉल के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 कुर्सियां रखी हुई है। आप 2 लोग हो, आप फर्स्ट फ्लोर पे जाओगे, 2 कुर्सियां लोगे और इन दोनों कुर्सियों को आप ऑक्यूपाई कर लोगे। दैट मीन्स फर्स्ट शेल पर क्या कोई सब शेल मिला? नहीं, मतलब यही शेल है, यही सब शेल है। और क्या कोई अलग से ऑर्बिटल मिला? नहीं, मतलब यही एक ऑर्बिटल भी है। और हम लोग सब जानते हैं कि एक ऑर्बिटल में मात्र 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसलिए यहां पर सिर्फ 2 चेयर है जो 2 इलेक्ट्रॉन्स को बैठा सकती है। तो फर्स्ट शेल पर सिर्फ एक सब शेल और सिर्फ एक ऑर्बिटल, और एक ऑर्बिटल होने की वजह से देयरफॉर इस फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जा सकते हैं? ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां बैठ गए, अब और भीड़ आई, अब यहां तो बैठ नहीं सकते, तो हमने नजर डाली सेकेंड मंजिल पर, दूसरे माले पर। दूसरे माले पर हम लोगों ने पाया कि यहां पर 2 कमरे हैं, यहां पर 2 कमरे हैं, एक है रूम नंबर 1 और एक है रूम नंबर 2। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? अब रूम नंबर 1 में, यानी कि इस रूम नंबर 1 को आप जब ध्यान से देख रहे हो तो इसके अंदर भी आपको सिर्फ 2 ही चेयर दिख रही है। क्यों? क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि सेकेंड फ्लोर पर अजीमुथल क्वांटम नंबर 0 और 1 होने के हिसाब से एक एस सबशेल पाया जाता है, मतलब ये रूम नंबर 1 एस सबशेल है, और एक पी सबशेल पाया जाता है, मतलब रूम नंबर 2 पी सबशेल है। एस सबशेल के अंदर एक ही ऑर्बिटल पाया जाता है, तो एस सबशेल भी बोल लो या एस ऑर्बिटल भी बोल लो, बात नीचे जैसी ही है। तो इसके अंदर भी 2 लोग बैठ सकते हैं। लेकिन जब हम इस पी सबशेल की बात करते हैं तो हम लोगों ने पाया कि इस पी सबशेल के अंदर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 3 होता है, मतलब इसके अंदर px, py और pz 3 ऑर्बिटल होते हैं। मतलब ये जो सेकेंड फ्लोर पे जो कमरा है, इस कमरे के अंदर ही लोगों ने अपने हिसाब से 3 पार्टीशन कर दिए हैं, और इन 3 पार्टीशन में हर पार्टीशन में 2 कुर्सियां लगा दी है, मतलब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स बैठ सकते हैं। तो टोटल यहां पर रूम नंबर 2 में यानी कि पी सबशेल के अंदर 3 ऑर्बिटल होने का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन ये बैठाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन ये बैठाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन ये बैठाएगा। तो टोटल यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन बैठ जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट फ्लोर पे 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड फ्लोर पर क्या होगा? रूम नंबर 1 जो कि एस सबशेल भी है और यही एस ऑर्बिटल भी है, कितने इलेक्ट्रॉन्स बैठ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन जब हम रूम नंबर 2 को देख रहे हैं, यानी जब हम लोग पी सबशेल को देख रहे हैं, पी सबशेल में 3 कमरे बने हुए हैं छोटे छोटे, 1 2 3, px py pz, और हर में 2 इलेक्ट्रॉन्स बैठ सकते हैं, तो 2 2 4 और 2 6, तो पी सबशेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं, यानी सेकेंड फ्लोर पर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन बैठाए जा सकते हैं। समझ पा रहे हो बात को? कुछ ये इस तरीके का सिनेरियो है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग किसी एक ऑर्बिटल पे नजर डाल रहे हैं। अब वो एक ऑर्बिटल आपका ये फर्स्ट फ्लोर वाला एस हो सकता है, सेकेंड फ्लोर वाला एस हो सकता है, सेकेंड फ्लोर वाला px हो सकता है, सेकेंड फ्लोर वाला py हो सकता है, या सेकेंड फ्लोर वाला pz हो सकता है। आपकी जो इच्छा हो किसी भी ऑर्बिटल को वहां इमेजिन कर लो, और ये 2 इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिटल के हैं। समझ गए बात को? नाउ होता क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, होता क्या है कि हर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास इस तरीके से रिवॉल्व करता है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास घूमता है, यह बात हम सब लोग बचपन से जानते हैं। जब हम पैदा हुए थे तो हमें सबसे पहले यही बताया गया था कि बच्चों इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के आसपास घूमता है। क्या आपको बताया था? नहीं बताया था? क्यों? जब चैप्टर शुरू हुआ था तब हमने बताया था? मेरे लिए तभी पैदा हुए हो आप। चलो मजाक था भाई, मजाक। चलिए,
तो यहां पर इलेक्ट्रॉन इस तरीके से घूम रहा है। लेकिन क्या होता है, एक बात समझना, जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास घूमता है तो इसके इस रिवॉल्यूशन की वजह से इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाती है। ये अपने आप में एक छोटा सा मैग्नेट बन जाता है जो न्यूक्लियस के आसपास घूम रहा है। और क्या होता है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास ऐसे 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 तो घूम रहा है, लेकिन साथ साथ में इलेक्ट्रॉन अपने पोजीशन पर भी घूमता है। एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमता है और एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। समझ रहे हो बात को? नहीं समझ में आई? मैं बताता हूं, भांगड़ा करेंगे। दिस इज वन इलेक्ट्रॉन, दिस इज सेकेंड इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे हैं और ये ऐसे भी घूम रहे हैं। ये न्यूक्लियस तुड़ुक तुड़ुक ओए तुड़ुक तुड़ुक ओए तुड़ुक तुड़ुक ओए तारारा तुड़ुक तुड़ुक तुड़ुक, ऐसे 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 ऐसे। समझ रहे हो? मतलब ये ऐसे एक दूसरे के अपोजिट तो घूम ही रहे हैं। ये और ये न्यूक्लियस के आसपास भी घूम रहे हैं। ये समझ रहे हो बात को? ये ऐसे 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 ऐसे। समझ रहे हो बात को? तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस के साथ साथ न्यूक्लियस के आसपास भी घूम रहा है। तो एक रोटेशन भी हो रहा है और एक रिवॉल्यूशन भी हो रहा है। क्या बात समझ में आ रही है? इस वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स के अंदर मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप हो जाता है। क्या डेवलप हो जाता है? मैग्नेटिक मोमेंट, मतलब इनमें मैग्नेटिक पावर आ जाती है। लेकिन होता क्या है, अगर ये इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो क्लॉकवाइज वाला रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज वाले रोटेशन को कैंसल कर देगा। तो अपोजिट स्पिन होने की वजह से, ड्यू टू अपोजिट स्पिन, both electrons will cancel each other moment। एक दूसरे के मोमेंट्स को क्या कर देंगे? कैंसल कर देंगे। क्या बात समझ में आ रही है? हम लोग हमारी सहूलियत के लिए कि कैसे कैंसल करें, इमेजिनेशन के लिए हम लोग क्लॉकवाइज को या तो प्लस हाफ बोल देते हैं या तो माइनस हाफ बोल देते हैं, जो आपकी इच्छा हो। सिमिलरली आप क्लॉकवाइज वाले को प्लस हाफ या माइनस हाफ कुछ भी बोल सकते हो। तो फॉर एग्जांपल, एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है तो मैं बोलता हूं क्लॉकवाइज वाले का स्पिन माइनस हाफ है, तो एंटी क्लॉकवाइज वाले का स्पिन में क्या मान लेता हूं? माइनस हाफ। प्लस हाफ माइनस हाफ एक दूसरे कैंसिल करके जीरो कर देगा। तो जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट या जो आपका नेट स्पिन है, इलेक्ट्रॉन का जो ओवरऑल स्पिन है, वो कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है आप लोगों को? इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं। तो ये जो प्लस हाफ और ये जो माइनस हाफ है, दीज आर कॉल्ड एज स्पिन क्वांटम नंबर्स, जो एक इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल में उसके स्पिन को बताता है। तो व्हाट इज स्पिन क्वांटम नंबर? इट शोज द स्पिन of an electron in its orbital। अपने ऑर्बिटल में उसका स्पिन क्या है। अब अगर मान लो किसी एक ऑर्बिटल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ऑर्बिटल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो मान लो एंटी क्लॉकवाइज वाला है ही नहीं, तो अब सिर्फ क्लॉकवाइज वाला है, तो इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना दिखेगा आपको? प्लस हाफ। मतलब अब ये इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिकल फील्ड जैसी चीजों की कंडक्टिविटी करना भी चालू कर देगा। तो जब आप सीनियर क्लासेस में जाएंगे तब आपको इसकी कंडक्टिविटी के बारे में पता चलेगा। तो गाइस, दिस इज कॉल्ड एज स्पिन क्वांटम नंबर। क्या इतनी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आई? पक्की बात? ठीक है। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता दूं, हम लोग अब क्या करने वाले हैं, जैसे ही हम लोग इस पूरे मॉडल को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, हम हर ऑर्बिटल को एक स्क्वायर बॉक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। दिस स्क्वायर बॉक्स मींस ऑर्बिटल। हम इस स्क्वायर बॉक्स को क्या नाम देने वाले हैं? ऑर्बिटल नाम देने वाले हैं। और इस ऑर्बिटल में इन इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग अप साइड एरो एंड डाउन साइड एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। दिस अप साइड एरो मींस इलेक्ट्रॉन
moving in clockwise, and this downside arrow means electron is moving in anti-clockwise direction. अच्छा, ये फिक्स नहीं है, मैं रिपीट कर रहा हूं, ये फिक्स नहीं है कि अपसाइड एरो क्लॉकवाइज के लिए हो सकता है ये अपसाइड एरो एंटी क्लॉक के लिए हो, डाउनसाइड एरो क्लॉक के लिए, तो हम लोग इस झंझट में नहीं पड़ेंगे. सिमिलरली क्लॉकवाइज वाले के लिए प्लस हाफ लिखना या एंटी क्लॉकवाइज वाले के लिए माइनस हाफ लिखना भी कोई कंपलसरी नहीं है. बस ये ध्यान रखना कि दोनों को आपको उल्टा लिखना है. क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के उल्टा घूमते हैं. तो अगर आप इसको प्लस हाफ कह रहे हो तो आपको इसे माइनस हाफ कहना पड़ेगा, या अगर आप इसे प्लस हाफ कह रहे हो तो आपको इसे माइनस हाफ कहना पड़ेगा. आपका मेन इंटेंशन एक दूसरे को कैंसिल करना होना चाहिए. ठीक है, तो गाइज ये था आपका स्पिन क्वांटम नंबर. अब एक टेबल बना लेते हैं. नाउ लेट्स फॉर्म अ टेबल, जिस टेबल के अंदर हम लोग शेल वाइज, फर्स्ट शेल में कितने सब शेल, उन सब शेल्स में कितने ऑर्बिटल्स, और उन ऑर्बिटल्स में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम, उसकी हम लोग यहां पर बात करेंगे. ठीक है, तो मैं बना रहा हूं शेल नंबर 1. फर्स्ट शेल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1, अजीमुथल क्वांटम नंबर 0, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 1 और स्पिन क्वांटम नंबर प्लस हाफ एंड माइनस हाफ. मतलब क्योंकि इसके अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट हो सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स. इसको एस सबशेल कहा जाता है क्योंकि यहां पर रिप्रेजेंटेशन ही 0 होगा. यहां पर इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? 0. इस 0 को क्या बोला जाता है? एस ऑर्बिटल, और इसके अंदर टोटल 2 इलेक्ट्रॉन. देन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 के लिए अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू हो जाती है 1. लेकिन इस 1 का रिप्रेजेंटेशन 2 तरीके से होता है. 0 दैट इज एस सबशेल एंड 1 दैट इज पी सबशेल. इन दोनों के लिए, पहले वाले के लिए जो आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होगा वो होगा 1, और दूसरे वाले के लिए जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होगा वो होगा 3. लेकिन जरूरी है इनका रिप्रेजेंटेशन. इसका रिप्रेजेंटेशन 0 होगा, देयरफॉर एस ऑर्बिटल. एस ऑर्बिटल के नीचे मैंने एक्स, वाई या जेड क्यों नहीं लिखा? क्योंकि एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, सारे ही डायमेंशन कवर करता है, इसलिए कुछ लिखने की जरूरत नहीं है. लेकिन यहां पर -1, 0 एंड +1 लिखना पड़ता है. क्यों? क्योंकि -1 मतलब पी एक्स ऑर्बिटल, मतलब पी ऑर्बिटल जो एक्स एक्सिस पर हो, दिस इज पी वाई ऑर्बिटल जो कि वाई एक्सिस पर हो, एंड दिस इज पी जेड ऑर्बिटल जो कि जेड एक्सिस पर हो. यहां पर आप देखेंगे इस वाले के लिए स्पिन क्वांटम नंबर प्लस हाफ एंड माइनस हाफ होगा, क्योंकि इसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. इसमें भी हर ऑर्बिटल के लिए स्पिन क्वांटम नंबर प्लस हाफ, माइनस हाफ, प्लस हाफ, माइनस हाफ, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ होगा. मतलब ये स्पिन px के लिए, ये स्पिन py के लिए, और ये स्पिन pz के लिए. px में 2 इलेक्ट्रॉन, py में 2 इलेक्ट्रॉन, pz में 2 इलेक्ट्रॉन. तो टोटल सेकेंड शेल में 2 इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल के, 2 इलेक्ट्रॉन px के, 2 इलेक्ट्रॉन py के और 2 इलेक्ट्रॉन pz के. 2 2 4 2 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन्स टोटल यहां पर आ गए, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स s ऑर्बिटल के एंड 6 इलेक्ट्रॉन px, py और pz ऑर्बिटल के होते हैं. क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई डाउट? पक्की बात. आगे चले. n इज इक्वल टू 3. इसके लिए अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 हो जाएगी. लेकिन इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? 0 शेल, 1 एंड 2. वी ऑल नो 0 इज s सबशेल, 1 is p subshell, and this 2 means d subshell. इसके लिए
मैग्नेटिक क्वांटम नंबर विल बी 1 रिप्रेजेंटेड बाय 0। इसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 3 रिप्रेजेंटेड बाय -1, 0 एंड +1। इसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 5 रिप्रेजेंटेड बाय -2, -1, 0, +1 एंड +2। इस वाले ऑर्बिटल के लिए स्पिन क्वांटम नंबर +12, -12, क्योंकि ये एक ही ऑर्बिटल है तो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। इसके सारे ऑर्बिटल्स के लिए जैसे हमने यहां पर मेंशन किया px, py, pz के लिए, सभी के लिए क्या होगा +12, -12। p ऑर्बिटल में, p सबशेल में, p सबशेल में 3 ऑर्बिटल है, px, py, pz, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके, 2 इसके और 2 इसके, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली d ऑर्बिटल के भी सारे इलेक्ट्रॉन्स के लिए स्पिन +12, -12 होगा। dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। टोटल कितने ऑर्बिटल्स हो गए 5। तो हर 5 ऑर्बिटल में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, टोटल 5, 5 दूनी 10, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। तो थर्ड शेल में 10, 6, 8, 18 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, जिसमें डी सब शेल में 5, डी सब शेल के अंदर 10, पी सब शेल के अंदर 6 और एस सब शेल या एस ऑर्बिटल के अंदर 2 होते हैं। प्लीज ध्यान से देखिए इस टेबल को, क्योंकि एस सब शेल या ऑर्बिटल एक ही है, इसलिए मैं इसको कभी कभी सब शेल भी बोल देता हूं, कभी कभी ऑर्बिटल भी बोलता हूं, लेकिन यहां पर मैं इसे पी सब शेल बोला और पी सब शेल के अंदर 3 ऑर्बिटल्स बोले, px, py, pz, और हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके, 2 इलेक्ट्रॉन इसके, 2 इलेक्ट्रॉन इसके, इस तरीके से इसको बोला जाता है। क्या बात समझ में आ रही है आप लोगों को? जल्दी से मैं आपको शेल नंबर 4 के लिए भी लिखवा देता हूं, शेल नंबर 4 की भी बात कर लेते हैं और फिर इस चीज को खत्म करेंगे। n की वैल्यू 4, तो यहां पर l की वैल्यू मिलेगी 3, लेकिन रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? 0, 1, 2, 3। 0 वाले के लिए m की वैल्यू 1, इसके लिए m की वैल्यू 3, इसके लिए m की वैल्यू 5 और बेटा इसके लिए m की वैल्यू 7। 1, 3 और 5 के लिए स्पिन क्वांटम नंबर सेम होगा, एक इलेक्ट्रॉन प्लस घूमेगा तो एक इलेक्ट्रॉन माइनस घूमेगा। फिर एस वाले के भी तीनों ऑर्बिटल्स के लिए है ना, -1 के लिए, 0 के लिए, +1 के लिए, स्पिन क्वांटम नंबर सभी के लिए इंडिविजुअली प्लस माइनस होगा। इसके अंदर टोटल 2 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। कैसे? 2 इसके, 2 इसके, 2 इसके, इसके लिए -2, -1, 0, +1, +2, सभी के लिए स्पिन क्वांटम नंबर +12, -12 होगा। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर 10 हो जाएंगे, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें और 2 इसमें। अब इसके लिए क्या होगा रिप्रेजेंटेशन? क्योंकि अजीमुथल क्वांटम नंबर 3 है, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऑर्बिटल्स, m की वैल्यू 7, प्रूफ हो गया। इन सभी के लिए स्पिन क्वांटम नंबर, हर एक इंडिविजुअल ऑर्बिटल के लिए स्पिन क्वांटम नंबर +12 एंड -12 होगा। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे जरा गिनो? 2 ये रखेगा, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 11, 12, 13, 14, मतलब इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 14 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। और इस ऑर्बिटल को बोला जाता है, इस सब शेल को बोला जाता है एफ सब शेल। समझ में आ रही बात? और इस हर ऑर्बिटल को हम लोग क्या नाम देंगे? सिंपल एफ ऑर्बिटल बोलेंगे। जैसे आप लोगों ने यहां पर dxy ऑर्बिटल बोला, dyz ऑर्बिटल बोला, dzx ऑर्बिटल बोला, ये कॉम्प्लिकेटेड होने की वजह से हम इन्हें इंडिविजुअल एक्सेस वाइज नाम याद रखने की हमें कोई जरूरत नहीं है। हम लोग इन्हें इंडिविजुअली, इसको भी एफ ऑर्बिटल, ये दूसरा एफ ऑर्बिटल, ये तीसरा एफ ऑर्बिटल, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां एफ ऑर्बिटल। तो 14 और 10 24, 24 और 6 30, 30 और 2 32, तो 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपके एफ ऑर्बिटल में। क्या ये बात समझ में आ रही है प्यारे बच्चों? देख लो, इसको फटाफट से नोट करो, फिर इसको रब करेंगे। और एक लास्ट बात और बताऊंगा, प्लीज इसको नोट करो, ठीक है? चलो, अब बेटा इतना समझने के बाद एक लास्ट कंफ्यूजन और रह जाता है कि सर फर्स्ट शेल में भी एस ऑर्बिटल मिला, सर सेकेंड शेल में भी एस ऑर्बिटल मिला,
सर थर्ड शेल में भी s ऑर्बिटल मिला, इनफैक्ट फोर्थ शेल में भी s ऑर्बिटल मिला, तो इन्हें इंडिविजुअली पहचानेंगे कैसे कि कौन सा s ऑर्बिटल कौन से शेल का है। मतलब अगर मान लो मैंने लिख दिया कि ये s ऑर्बिटल है, तो मैं उस s ऑर्बिटल को पहचानूंगा कैसे? तो इस चीज को मैं यहां पर आपको बता देता हूं, लास्ट चीज मैं आपको बता देता हूं। देखो यहां पर आपका अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, तो इसमें मौजूद जो ऑर्बिटल होगा उसे 1s ऑर्बिटल कहा जाएगा। मतलब आपको उस ऑर्बिटल के नाम के आगे 1 लगाना पड़ेगा, इट रिप्रेजेंट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर आप सेकेंड शेल में है तो सेकेंड शेल में आपको एक मिलेगा 2s ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल के साथ आपको एक मिलेगा 2px ऑर्बिटल, 2py ऑर्बिटल, 2pz ऑर्बिटल। आई बात समझ में? रिप्रेजेंट करना आया। अगर आप थर्ड शेल में हैं तो आपको मिलेगा 3s ऑर्बिटल, ये मैं सब शेल नहीं लिख रहा हूं, ये मैं ऑर्बिटल्स लिख रहा हूं। देन 3px ऑर्बिटल, 3py ऑर्बिटल, 3pz ऑर्बिटल, देन 3dxy ऑर्बिटल, 3dyz ऑर्बिटल, 3dzx ऑर्बिटल, 3dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल और एक 3dz स्क्वायर ऑर्बिटल। समझ में आ रही बात आपको? ये ऑर्बिटल कौन से सब शेल में होगा? s सब शेल के अंदर होगा। ये ऑर्बिटल कौन से सब शेल में होगा? ये सेकेंड s सब शेल के अंदर होगा। ये p सब शेल के अंदर होगा। हमको सब शेल को रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, या आप इसको लिख सकते हैं, आप इसे ऐसे लिखेंगे, ये 1s सब शेल के अंदर होगा, ये 2s सब शेल के अंदर होगा, ये 2p सब शेल के अंदर होगा, देन ये 3s सब शेल के अंदर होगा, ये तीनों 3p सब शेल के अंदर होंगे। मतलब ये जो 3 लगाया है, ये क्या लगाया है मैंने? लेवल लगाया है, क्वांटम नंबर। कौन सा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो आपको एनर्जी लेवल बताता है कि कौन से एनर्जी लेवल पर हैं आप, कौन से शेल पर हैं, और ये 3D सब शेल के अंदर होगा। ऐसे ही 4s, 4px, 4py, 4pz, 4dxy, 4dyz, 4dzx, 4dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 4dz स्क्वायर, 4px, 4f, 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 ऐसा करते करते आप अलग अलग बता सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों आप लोगों को क्वांटम नंबर्स की मदद से हर ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहां पर एटॉमिक स्ट्रक्चर कितना बड़ा हो गया सोचो। हम सोचते थे कि न्यूक्लियस के पास सिर्फ शेल हैं, बाद में पता चला न्यूक्लियस के पास शेल हैं और शेल के अंदर सब शेल हैं। फिर पता चला कि ये जो शेल हैं ये बिल्कुल गोल गोल सर्कुलर और एग्जैक्ट ट्रेजेक्टरीज वाले नहीं है, ये उबड़ खाबड़ है, थोड़े से उबड़ खाबड़ है। इसको प्रूव किसने करा? स्क्रोडिंजर ने। क्यों? स्क्रोडिंजर ने बोला कि एक इलेक्ट्रॉन अगर थर्ड शेल में है तो वो हो सकता है कभी 3s में हो, कभी एनर्जी लेकर 3p में चला जाए, कभी 3py में चला जाए, कभी 3pz में चला जाए, कभी 3dx स्क्वायर वाई स्क्वायर, इनमें से कहीं पर चला जाए। तो आपको इलेक्ट्रॉन कभी भी सर्कुलर तरीके से घूमता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अगर ये थर्ड शेल है तो ये 3s है, तो 3s से बिल्कुल जुड़ा हुआ ये 3px होगा, 3px से जुड़ा हुआ बिल्कुल चिपका हुआ 3py होगा, इससे जुड़ा हुआ बिल्कुल जुड़ा हुआ 3pz होगा। ये तीन मिलाकर एक लेवल बन गया, और फिर इससे थोड़ा सा जुड़ा हुआ 3dxy, 3dyz, 3dzx, 3dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 3dz स्क्वायर। अब आप खुद सोचो एक शेल कितना मोटा हो गया, ये शेल कितना मोटा हो गया। तो कभी इलेक्ट्रॉन आपको यहां दिखेगा, कभी यहां दिखेगा, कभी यहां दिखेगा, यहां दिखेगा, यहां दिखेगा, यहां दिखेगा। तो इलेक्ट्रॉन यहां पर कहीं पर भी घूम सकता है। तो इलेक्ट्रॉन आपको कुछ ऐसे घूमता हुआ नजर आ रहा है, ये देखो इन शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स आपको कभी ऐसे घूमता हुआ नजर आ सकता है। समझ रहे हो आप लोग बात को? तो ये ऊबड़ खाबड़ ट्रेजेक्टरीज होने की वजह से, सब शेल्स होने की वजह से और सब शेल्स में ऑर्बिटल्स होने की वजह से इलेक्ट्रॉन आपको हमेशा इस तरीके से घूमता हुआ नजर आएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो यहां पर हम लोगों का क्वांटम नंबर खत्म होता है।
अब अगले वीडियो में हम लोग इन ऑर्बिटल्स के शेप की बात करेंगे कि एस ऑर्बिटल स्फेरिकल क्यों है, पी ऑर्बिटल, वाई ऑर्बिटल, पी एक्स, पी वाई, पी जेड का शेप कैसा है, डी ऑर्बिटल का शेप्स कैसा है, इसके शेप्स की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा। वीडियो बहुत लंबा हो गया है आई नो, लेकिन क्या करूं, चैप्टर ही इतना बड़ा है और बहुत ज्यादा बेसिक है। इसको नोट कर लीजिएगा अगर इच्छा हो तो, वरना नोट्स ग्रेविटी सर्कल एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, हम वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे गाइस।